वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर समष्टि अर्थशास्त्र पहले से अवेलेबल है, पूरी की पूरी समष्टि अर्थशास्त्र और उसके सारे चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल है, आप उसे जरूर देखें हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश मीडियम में मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश के नाम से हमारा सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज का वीडियो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो आज हमारा चल रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, ये 2023 चल रहा है फिलहाल, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है इस वक्त? निर्मला सीतारमण जी है, जो इस तरह के बैग में बजट पेश करती हैं, ठीक है। पहले ब्रीफकेस चला करता था, उस परंपरा को तोड़ते हुए कुछ सालों से मोदी सरकार की ये मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, वो इस तरह से लाल बैग में अपना बजट प्रस्तुत करती है इंडिया का। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट देख लेते हैं। गवर्नमेंट बजट क्या होता है इसको ब्रीफली जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर from April 1st to March 31, the government should submit annual financial statements before Parliament. अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट जो देखने वाली बात है वो क्या है कि आर्टिकल जो 112 है, 112 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 112, उसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 112 में गवर्नमेंट बजट के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, फाइनेंशियल ईयर, यहां एक शब्द आया है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इसी जब आपके इकोनॉमिक्स में जब आपको ईयर आए, तो ईयर का मतलब कभी भी जनवरी टू दिसंबर नहीं होता है इकोनॉमिक्स में, हमेशा क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्यों? क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इंडिया की, वो सारी की सारी 1 अप्रैल टू 31 मार्च में ही कैलकुलेट की जाती हैं। जितनी भी कंपनीज होती हैं, सारा बजट, कंपनी का बजट हो, जितना भी आपका इनकम टैक्स का हो, सब कुछ वो हमारे यहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च के दौरान कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 112 में ये है बजट के बारे में। और फाइनेंशियल ईयर हमने देख लिया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। फिर उसके आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड सबमिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस आर्टिकल के अनुसार गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है। गवर्नमेंट हर साल क्या करती है? अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करती है इस आर्टिकल के द्वारा। किसके अंदर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में ये काम कहां होता है? पार्लियामेंट में। इट रिवील्स द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं, फिस्कल पॉलिसी भी हम पढ़ चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये जो गवर्नमेंट बजट है वो किसको शो करता है? इंडियन गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को शो करता है गवर्नमेंट बजट। अब आगे देखते हैं, द बजट प्रेजेंट्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग ईयर। ध्यान रखना, बजट कभी भी पिछले साल का नहीं होता, बल्कि जो कमिंग ईयर होता है, जो आने वाला ईयर होता है ना, उसका होता है बजट हमेशा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हाँ भाई इस साल हम कितना खर्च करेंगे, है ना। तो आने वाला जो साल होता है ना, कमिंग ईयर, उसी का होता है बजट। उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ये बताती है कि कहां कहां से हमको इनकम मिलेगी और कहां कहां हम उस इनकम को एक्सपेंडिचर में बदलेंगे, उसके बारे में बताया जाता है। तो बजट और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ही प्रेजेंट किया जाता है बजट के माध्यम से, ठीक है। बजट उसका क्या है? मीडियम, एक तरह से। द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द लोकसभा। लोकसभा में कौन बजट पेश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। दिस बजट इज नोन एज द यूनियन बजट, और इसी को हम यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं, या देश का आम बजट भी कह देते हैं हम। इन द स्टेट गवर्नमेंट द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज सेट ओनली फॉर द स्टेट। जिस तरह से देश का बजट होता है उसे हम यूनियन बजट कहते हैं, उसी प्रकार से किसी स्टेट का भी बजट होता है जो उस स्टेट के लिए ही होता है। जैसे हम घर का बजट बनाते हैं,
देश का बजट बनाते हैं वैसे ही राज्य का बजट होता है। ठीक है, तो ये ब्रीफ जानकारी थी। अब देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये 2019-20 का आंकड़ा है, हालांकि 2023 का भी मैं एंड में दूंगा आपको। अब आप इन चीजों को देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास जब 1 रुपी आता है, ये 1 रुपी का कैलकुलेशन है, 1 रुपी कहां से आता है इंडियन गवर्नमेंट के पास? 19 पैसा तो 100 पैसा होता है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 100 पैसे में से भारत सरकार के पास 19 पैसा गवर्नमेंट उधार लेती है, बोरो करती। 21 पैसा कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स से 17 पैसा मिलता है, कस्टम से 4 पैसा मिलता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा मिलता है। ठीक है, 21 पैसा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से मिलता है, 8p पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है और 3p पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से मिलता है। इस तरह से गवर्नमेंट के पास ये 1 रुपी कलेक्ट होता है। और अब जाता कहां है? जाता यहां है, देखिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो केंद्र सरकार की स्कीम्स चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 9 पैसा खर्च होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 12 पैसा खर्च होता है। 18 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च होता है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट? 18 पैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 19 पैसा बोरो कर रहे हैं और 18 पैसा हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। डिफेंस में 8 पैसा जाता है, 8 पैसा। सब्सिडीज में 9 पैसा जाता है, 8 पैसा। फिर फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में जाता है, 23 पैसा स्टेट को भी दिया जाता है। सेंटर जितनी इनकम जनरेट करती है उसमें से 23 पैसा किसका हिस्सा होता है? स्टेट का, स्टेट को लौटा दिया जाता है। पेंशन में 5 पैसा जाता है और अदर एक्सपेंडिचर्स में 8 पैसा जाता है। इस तरीके से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो 1 रुपी आता है वो इस तरह से स्पेंड किया जाता है। तो ये हमारा इनकम और ये हमारा एक्सपेंडिचर का टेबल हो गया। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम इसको देख लेते हैं। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सबसे पहला क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? इनकम और वेल्थ जो है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो देखते हैं, गवर्नमेंट बजट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ द ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या बताता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके बारे में ही गवर्नमेंट बजट बताता है। और कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी, भूल मत जाना। रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। फिस्कल पॉलिसी के ही 2 पार्ट हैं, टैक्सेशन और सब्सिडीज। हम ये फिस्कल पॉलिसी में कर चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी के कितने पार्ट है? 2 पार्ट, टैक्सेशन और सब्सिडीज। ठीक है, तो वैसे तो गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है और गवर्नमेंट इनकम के 2 पार्ट बन जाते हैं हमारे, टैक्सेशन और सब्सिडीज उसमें चल जाता है, किसमें? एक्सपेंडिचर में। ठीक, उस वाले टॉपिक को आप देखना तो और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, उसमें वो क्या करती है? बजट का यूज करती है और बजट के यूज के द्वारा वो टैक्सेशन और सब्सिडी से संबंधित क्या करती है? वो पॉलिसीज लाती है कि कहां से पैसा कलेक्ट करना है और कहां पुअर लोगों की, गरीबों की मदद के लिए सब्सिडीज देनी है। The government uses financial instruments of taxation and financial assistance to improve the distribution of income and asset in the economy. और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, फिस्कल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट न्यू टैक्स लगा सकती है, जो ओल्ड टैक्स है उसकी रेट को बढ़ा सकती है, ठीक है ना, सब्सिडी दे सकती है गरीबों को। तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, उनसे पैसा कलेक्ट किया जाए टैक्सेशन से, और जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडीज दी जाए ताकि उनकी क्या है? इकोनॉमिक रिकवरी हो, उन लोगों को भी हेल्प मिले और उनका वेलफेयर हो। अब ये सारा का सारा क्यों किया जा रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज ए सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट। किसी भी वेलफेयर स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल जस्टिस। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? वेल्थ और इनकम का, जो वेल्थ एंड इनकम है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, अमीरों पर टैक्स लगाती है, उनसे पैसा कलेक्ट करती है और गरीबों को सब्सिडीज के माध्यम से हेल्प करती है। या और भी जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, बहुत सारी स्कीम चलती है गरीबों के लिए, हम सभी जानते हैं, उनके द्वारा वो क्या करती है? उसकी हेल्प करती है। तो इससे क्या हो जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख लेते हैं हम।
द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड टैक्स एग्जम्पशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन सोशल वेलफेयर एरियाज थ्रू बजट पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो सोशल वेलफेयर सेक्टर है, मान लीजिए कोई किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये करती है कि उसको टैक्स एग्जम्पशंस कर देती है कि भाई टैक्स से रिलीफ दे देती है कि आपके ऊपर हम या तो टैक्स नहीं लगाएंगे या बहुत कम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट हो जाती है एक तरह से उसको इन्वेस्टमेंट में। तो ये क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल वेलफेयर का काम करें, सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उन कंपनीज को टैक्स एग्जम्पशंस भी देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है, ठीक है। और ये किसमें होता है? बजट पॉलिसी में। वाइल टैक्सेस कैन बी इंक्रीज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट रिड्यूस सोशल वेलफेयर। और ऐसी कमोडिटीज या ऐसी गुड्स जो सोशल वेलफेयर को डिक्रीज करती हैं, घटाती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर देती है? टैक्स को इंक्रीज कर देती है। जैसे सच एज द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन अल्कोहल, सिगरेट्स, टैबेको एटसेट्रा। गवर्नमेंट क्या करती है? जितना भी अल्कोहल है, सिगरेट्स है, टैबेको है, उन सब के ऊपर तो क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स इंक्रीज करती है। और जो वेलफेयर वाली कमोडिटीज होती है उनके ऊपर टैक्स वो क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। इस तरह से वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है एंड यूजेस द रिसोर्स डिराइव्ड फ्रॉम देम फॉर सोशल वेलफेयर। और इनसे जो कलेक्ट होता है पैसा, अल्कोहल, सिगरेट, टैबेको, इनके ऊपर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। इनसे जो कलेक्ट होगा पैसा, जो रिसोर्स कम यहां से मिलेंगे गवर्नमेंट को, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? उन रिसोर्सेज का यूजेज कहां किया जाएगा? वो यहां किया जाएगा सोशल वेलफेयर स्कीम्स में या सोशल वेलफेयर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के। तो पैसा कहां से निकलेगा? इस सेक्टर से निकलकर कहां जाएगा? सोशल वेलफेयर वाले सेक्टर में चला जाएगा। इसी को अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी सो दैट एफर्ट्स आर मेड टू प्रिवेंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन सच एज रिसेशन, बूम, डिप्रेशन एटसेट्रा। गवर्नमेंट क्या चाहती है? कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लेशन नहीं हो, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन नहीं हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, जो एनवायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, वो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं उसमें। तो गवर्नमेंट स्टेबल इकोनॉमी को चाहती है जिसमें वो क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहे इकोनॉमी और ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, वाइल मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है साथ में कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट के जो लेवल्स हैं वो भी हाई रहें और ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी ना हो। द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन थ्रू बजट पॉलिसी। और गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्फ्लेशन और जो रिसेशन होती है, जैसे हमने देखा था इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये सब कैसे कंट्रोल किया जाता है? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई कंट्रोल करता है, तो फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट का यूज करके वो क्या करती है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करती है। आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक साइकिल है, इसी को बिजनेस साइकिल भी कह देते हैं, इसी को ट्रेड साइकिल भी कह देते हैं। यहां लेवल ऑफ रियल आउटपुट आ जाता है, यहां टाइम आ जाता है। कोई भी इकोनॉमी कभी भी ऐसे नहीं चलती है, कभी भी कोई भी इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती है। क्या हमारी लाइफ ऐसे चलती है? नहीं। आपने लाइफ लाइन देखी होगी कभी, तो वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है, ऐसे इकोनॉमी भी होती है, वो भी यूं चलती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डायनेमिक होती है, कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती पूरी तरह। तो वो हम बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं रहे। जैसे मान लो ऐसे नहीं हो बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि फ्लक्चुएट तो हो इकोनॉमी, जाहिर बात है इकोनॉमी है तो फ्लक्चुएट तो होगी, लेकिन उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो, थोड़ा सा हो, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब इकोनॉमी गिरती है तो रिसेशन होता है, फिर नीचे का जो बॉटम आ जाता है वो डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है, फिर वापस से रिकवरी होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, फिर बूम मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है इकोनॉमी का, फिर बूम पर पहुंचने के बाद फिर से इकोनॉमी में रिसेशन, डिप्रेशन आता है, फिर से रिकवरी होती है। और ये हमारी ग्रोथ की ट्रेंड लाइन होती है कि इकोनॉमी किस स्पीड से कैसे आगे जा रही है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। थ्रू बजट पॉलिसी द गवर्नमेंट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट क्या करती है, बजट का यूज करके वो क्या करती है, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है या तो उनको बड़ा करती है, या बड़ा करने के अलावा वो नए पब्लिक एंटरप्राइजेस भी क्या करती है, बनाती है, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को रोजगार देती है, घोषणाएं करती है ना, आपने सुना होगा बजट में घोषणा की कि गवर्नमेंट इतने लोगों को नौकरी देगी। तो वो कैसे, कि इन्वेस्टमेंट करेगी ना, तो इन्वेस्टमेंट करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हमने ये पढ़ा है टॉपिक पहले जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ी थी तो हमने, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट आल्सो वर्क्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल थ्रू वेरियस स्कीम सच एज महानरेगा स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम एटसेट्रा। हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट बजट का यूज करके क्या करती है, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है, जैसे महानरेगा स्कीम हो गई, स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई, और भी बहुत सारी ढेर सारी स्कीम्स चल रही है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भारत सरकार ने स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, पैसा इन्वेस्ट करती है, जिससे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ये भी बजट का ऑब्जेक्टिव है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ये देख लेते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल द पीपल विच कैन नॉट बी मेड अवेलेबल बाय द मार्केट सिस्टम। ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मार्केट से नहीं खरीद सकते, भले ही आपके पास पैसा है, लेकिन आप मार्केट से उन गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं परचेज कर सकते, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। सच एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सच गुड्स आर नेशनल सिक्योरिटी, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, वो आप थोड़ी ना प्रोवाइड करोगे, तो गवर्नमेंट देगी। रोड बनाना हुआ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, विच आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। इसी को हम पब्लिक गुड्स या पब्लिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कितना भी अमीर हो, वो इन सब चीजों को खुद परचेज नहीं कर सकता। द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल गुड्स लाइक क्लोथ्स, कार्स, फूड आइटम्स एंड सो ऑन हैज टू बी अंडरस्टूड। तो हमको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि पर्सनल गुड्स क्या होती हैं और पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन डिफरेंसेस, और इसमें दो डिफरेंसेस है मेन, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जो सभी के लिए अवेलेबल है, ऑल पीपल के लिए अवेलेबल हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स। एंड देयर बेनिफिट्स आर नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर कंज्यूमर, और उसके जो पब्लिक गुड्स है उसके बेनिफिट्स लिमिटेड नहीं होते, वो सभी लोगों का उसका बेनिफिट्स मिलता है और सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ वन पर्सन ईट्स चॉकलेट और वियर्स ए टी शर्ट, these items will no longer be available to other individuals। मान लीजिए आप कोई चॉकलेट खाते हैं या कोई शर्ट पहनते हैं, कोई कार परचेज करते हैं, तो क्या ये अदर लोगों को भी मिल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट किया है, जो पेमेंट करेगा केवल ये उसी को मिल रही है, सबको नहीं मिल रही है ये चीज। बट इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक पार्ट्स और मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, देन देयर बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू ऑल। जबकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया, रोड बनाई, कोई ट्रेन बनाई, ठीक है, कोई एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया, कोई वाटर पोल्यूशन कंट्रोल किया, वाटर की सप्लाई की, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? सब लोगों को मिलता है। उसके बेनिफिट सभी लोगों को मिलते हैं। ये नहीं कि मैंने पैसा दिया है तो केवल मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, सबको बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी बाय वन पर्सन विल नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स यूज टू अदर्स। और अगर किसी एक ने इसका कंजप्शन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ने पार्क यूज कर लिया तो अब वो पार्क का कंजप्शन कोई और कर ही नहीं पाएगा ना। पार्क बनाया, रोड बनाई है आपने, कोई भी चीज बनाई है गवर्नमेंट ने, चाहे से डिफेंस का बनाया हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, पुलिस हो, उन सब का यूज सभी के लिए किया जा सकता है और सभी को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देख लें इसके। द सेकंड डिफरेंस इज दैट इन द केस ऑफ प्राइवेट गुड्स ए पर्सन who does not pay for the goods may be denied to the benefit of them। और प्राइवेट गुड्स क्या होती है? प्राइवेट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, और अगर कोई पेमेंट नहीं देगा तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कार परचेज नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं स्कूटर परचेज नहीं कर सकता, और उसका बेनिफिट भी मैं उठा नहीं पाऊंगा। इफ यू डोंट बाय टिकट्स यू विल नॉट बी अलाउड टू वॉच द मूवी।
इन द थिएटर। जाहिर बात है, अगर आपने टिकट परचेज नहीं की तो आप क्या मूवी देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट गुड्स है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी, भले ही आप गरीब हो या अमीर, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी जितनी टिकट की है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स देयर इज नो वे टू डिप्राइव एनीवन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द कमोडिटी। लेकिन पब्लिक गुड्स क्या होती है? पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स होती है जो सबको मिलती है। पार्क बना है, पार्क सबके लिए, सरकारी हॉस्पिटल बना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी सबके लिए, रोड बनी है, वो भी सबके लिए, है ना। तो उसके बेनिफिट से किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उसका यूज सभी कर सकते हैं। दैट इज वाई पब्लिक गुड्स आर कॉल्ड नॉन एक्सक्लूनेजरी। इसी कारण से इनको नॉन एक्सक्लूजनरी गुड्स कहा जाता है, पब्लिक गुड्स को। तो ये डिफरेंस है पब्लिक गुड्स में एंड प्राइवेट गुड्स में। देयरफॉर द गवर्नमेंट इंश्योर्स टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स टू ऑल द पीपल थ्रू बजट पॉलिसी विच इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसी कारण से बजट के माध्यम से क्या करती है गवर्नमेंट? पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है जनता को। पब्लिक गुड्स हमने देख लिया, पब्लिक गुड्स किसके लिए होती है? सभी के लिए होती है। वेलफेयर वाली कमोडिटीज होती हैं, ये वेलफेयर वाली सर्विसेज होती हैं, जिससे सबको क्या होता है? बेनिफिट्स होते हैं। तो ये डिफरेंस था पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स में। अब ये है हमारा 2023 का बजट का वो उसका वेयर इंडिया स्पेंड्स इट्स मनी। तो हमारा पैसा 1 रुपया, जब गवर्नमेंट 1 रुपया आ गया गवर्नमेंट के पास, अब करंट में 2023 के अनुसार हम 1 रुपया कहां खर्च कर रहे हैं? 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। तो देखो हमारा 100 पैसा कहां जाएगा? 20 पैसा तो हम सीधा इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं। 20 पैसा तो हम कहां दे रहे हैं? इंटरेस्ट की पेमेंट करने में 20 पैसा हमारा जा रहा है, यानी कि 100 पैसे में से 80 पैसे बचे गवर्नमेंट के पास वेलफेयर के लिए। 4 पैसा गवर्नमेंट पेंशन के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दे देती है। सब्सिडीज में 7 पैसा चल जाता है। डिफेंस में जो हमारी रक्षा करते हैं, है ना, सेना, तो उसमें 8 पैसा चल जाता है। अदर एक्सपेंडिचर में 8 पैसा चल जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, वो 9 पैसा वहां चल जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 9 पैसा चल जाता है। ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17 पैसा चल जाता है और स्टेट शेयर में 18 पैसा। स्टेट शेयर क्या होता है? गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है उसमें स्टेट का भी शेयर होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि करंट में 100 पैसे में से 18 पैसा स्टेट्स को दे देती है, अलग अलग राज्यों को दे देती है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा बजट है। हमने इसमें देखा मीनिंग ऑफ बजट देखा, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट देखे, हमने ये भी देखा कि इंडिया के पास कितना पैसा कहां कहां से आता है और कहां कहां जाता है। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।